अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से 30 सितंबर को फाइनली फतेह 4 का एक ट्रेनिंग लॉन्च टेस्ट कंप्लीट किया जाता है। और ट्रेनिंग लॉन्च टेस्ट कंडक्ट करने का सिंपल सा मतलब ये है कि फतेह 4 पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स में इंडक्ट हो चुका है। ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज है बिकॉज रिसेंटली जो फतेह 4 दिखाया गया था 14 अगस्त के मौका पर, तब सब यही समझ रहे थे कि इस एयरक्राफ्ट की एक डमी पेश की गई है, अभी इसको डेवलप किया जाएगा, इस पर टेस्टिंग होगी और फिर अगले 1.5-2 साल बाद कोई जाके इसको इंडक्ट किया जाएगा। बट अभी तक जो ऑफिशियल वर्डिंग मैंने 1-2 जगह पर देखी है कि ये एक ट्रेनिंग लॉन्च टेस्ट है जो कंडक्ट किया गया है। और ट्रेनिंग लॉन्च टेस्ट तब कंडक्ट किया जाता है जब आपका मिसाइल सिस्टम इंडक्ट हो चुका हो। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, अगर उनको एनालाइज किया जाए तो ये इंडक्ट हो चुका है। बट यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इसका फर्स्ट टेस्ट फायर किया हो। लेकिन अगर माजी में चले जाएं तो फतेह सीरीज के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को बहुत ज्यादा पब्लिकली डिस्कस नहीं किया गया और नॉर्मली तभी इन्हें पब्लिक के सामने लेकर आया जाता रहा है जब ये इंडक्ट हो जाते रहे हैं। जैसा कि फतेह 1 का मिसाइल टेस्ट तब किया गया जब ये इंडक्ट हो चुका था। देन फतेह 2 के साथ भी ऐसा किया गया। फिर मई 2025 में फतेह 3 का भी टेस्ट किया गया था और वो भी इंडक्ट हो चुका है। उस पर डिटेल वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, लिंक उनका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फतेह 4 मिसाइल सिस्टम को अगर मैं डिटेल से थोड़ा डिस्कस करूं तो ये एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है जो कि टेरेन हगिंग की कैपेबिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। और इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो फतेह मिसाइल की फैमिली में अब तक का लॉन्गेस्ट रेंज जो प्रोजेक्टाइल है वो फतेह 4 है, जो कि 750 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो टेरेन हगिंग का फीचर है वो इसे स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देता है, जिसकी वजह से जल्दी रडार पर पिक नहीं किया जा सकता। फतेह 4 जमीन से सिर्फ 50 मीटर्स की बुलंदी पर परवाज भर सकता है और जब कोई भी प्रोजेक्टाइल इतना ज्यादा अर्थ सरफेस के करीब रहते हुए फ्लाई कर रहा होता है तो किसी भी एनिमी रेडार के लिए उसे डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है। और जब वो डिटेक्ट होता है तो वो अपने टारगेट के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। और ऐसा नहीं है कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स के आने के बाद ये सबसोनिक मिसाइल्स अपनी अहमियत खो चुकी हैं, बल्कि इनकी अहमियत अभी भी मौजूद है और इन्हें मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में पहले भी यूज किया जाता रहा है और अभी भी यूज किया जा रहा है। अगर यूक्रेन रशिया वॉर को ही देखें तो यूक्रेन ने अपने नेपच्यून और दूसरे सबसोनिक मिसाइल्स को यूज करते हुए 2023 में रशिया के एक मिलिट्री कंपाउंड को डिस्ट्रॉय किया, वहां काफी डैमेजेस किए। देन रशिया की मॉस्कोवा क्लास क्रूजर जो कि एक बहुत ही ज्यादा हैवीली आर्म्ड वॉरशिप थी, उसे यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय किया अपने नेपच्यून मिसाइल से, जिनकी रेंज मैक्सिमम 250 से 300 किलोमीटर है और वो कोई प्रॉपर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी नहीं आते। उन्हें कंपेयर किया जा सकता है पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद C-802 मिसाइल्स के साथ। तो उन्होंने इतनी बड़ी क्रूजर को डिस्ट्रॉय किया और क्रूजर पर मौजूद जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो इन सबसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। सुपरसोनिक मिसाइल जहां आपको बहुत ही ज्यादा फायर पावर और स्पीड प्रोवाइड करते हैं, एक बैलिस्टिक इंपैक्ट प्रोवाइड करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सबसोनिक मिसाइल्स एक बैलिस्टिक मिसाइल की निस्बत ज्यादा प्रिसाइज होते हैं। ये अपनी मिड कोर्स गाइडेंस में प्रॉपर ड्रोन की तरह मैन्यूवर कर सकते हैं और खास तौर पर अगर माउंटेनियस रीजन है, कोई जंगल का रीजन है जहां बैलिस्टिक मिसाइल से आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी अचीव नहीं कर सकते, तो वहां आप सुसाइड ड्रोन्स या क्रूज मिसाइल्स को इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि रिसेंटली यूक्रेन ने फ्लेमिंगो मिसाइल को इंट्रोड्यूस किया है जिसे वो रशिया के खिलाफ यूज कर रहे हैं। ये भी एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर क्लेम की जाती है। और क्रीमिया में यूक्रेन ने 2025 में ही मल्टीपल स्ट्राइक्स भी की हैं और क्रीमिया में रशिया के मल्टीपल S-400 और S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी मौजूद थे, जिनकी रेंजेस 400 और 300 किलोमीटर है रिस्पेक्टिवली, और वो इन सबसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। कुछ मिसाइल्स को उन्होंने इंटरसेप्ट किया जबकि बाकियों को वो नहीं कर पाए। तो यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी रॉकेट फोर्स में सिर्फ सुपरसोनिक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम नहीं बल्कि इवन सबसोनिक मिसाइल्स को भी ऐड कर रहा है। और यहाँ ये पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि जो फतेह 5 होगा प्रॉपर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। अभी तक हमारी अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक जो फतेह 3 है ये बेसिकली अब्दाली मिसाइल पर चूंकि बेस्ड है, अब्दाली मिसाइल का कन्वेंशनल वेरिएंट है, तो इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये अपनी टर्मिनल फेज में नियर टू हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है, बट ऑफिशियली इसे हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहा गया। अभी तक सिर्फ एक हाइपरसोनिक मिसाइल सर्विस में है और वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है, CM-400 AKG, जिसे S-400 के रेडार्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब मैंने यहाँ फतेह 5 की बात की, उसके पीछे एक रीजन है।
रिसेंटली ट्रिब्यून में एक आर्टिकल शाया किया गया है। ट्रिब्यून में शाया किए गए इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान अपनी रॉकेट फोर्स को लेकर कुछ नई टैक्टिक्स को और कुछ नई डॉक्ट्राइन्स को डेवलप कर रहा है। उसमें डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लफ्ज यूज किए गए, यानी कि डेटरेंस थ्रू पनिशमेंट। यानी कि अगर आपने अपने एनिमी को डेटर करना है तो सिर्फ डिफेंसिव पोस्चर काफी नहीं है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हम डिफेंसिव पोस्चर में थे कि इंडिया पहले हम पर अटैक करेगा, देन हम उसका जवाब देंगे। तो इंडिया ने जब 6 मई की रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज पर मिसाइल्स फायर किए अपने राफेल्स के थ्रू, तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी डॉक्ट्राइन को चेंज किया और उन पर जवाबन PL-15 फायर किए। बट इंडिया ने चूंकि पहले अटैक किया था तो उस अटैक में पाकिस्तानी साइड पर भी मल्टीपल सिविलियंस की शहादतें हुई। अब इस वक्त पाकिस्तान रॉकेट फोर्स बेसिकली इंडिया के बढ़ते हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स की तादाद और रिसेंटली जो उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है सुदर्शन चक्र को लेकर, उस पर हम सेपरेट आपको वीडियो बनाते देंगे। उसके जवाब में पाकिस्तान की एक ऑफेंसिव डॉक्ट्राइन है कि इससे पहले कि इंडिया हमें नुकसान पहुंचाए, पाकिस्तान कुछ प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले सकता है। प्रिएम्प्टिव मेजर्स ये होते हैं कि इससे पहले कि एनिमी आप पर अटैक करे और डिफेंसिव पोजीशन में आपको नुकसान हो, क्यों ना आप ही पहले अटैक कर दें और एनिमी के उस थ्रेट मैट्रिक्स को चैलेंज किया जा सके। और इसी आर्टिकल में ये चीज भी मेंशन की गई है कि फतेह सीरीज के मिसाइल सिस्टम्स इस पूरी रॉकेट फोर्स कमांड का कोर समझे जाएंगे, यानी कि सेंट्रल पार्ट होंगे। तो इससे एक चीज तो हमें वाजे हो रही है कि ये फतेह 1, 2, 3, 4 तक ही चीज नहीं रुकेगी। हमें फ्यूचर में फतेह 5, फतेह 6 भी इंडक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। और फतेह 5 और 6 इसके बाद मुख्तलिफ सीरीज के हाइपरसोनिक मिसाइल्स ही होंगे, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भी मल्टीपल वेरिएशंस हैं। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होते हैं, HGV व्हीकल्स होती हैं। सो फतेह 5, फतेह 6 किस किस्म के हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगे और वो किस किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आएंगे, ये चीज भी अब एंटिसिपेट की जा रही है। और उसके बारे में भी मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस हैं जिनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे ही उन पर मजीद डिटेल्स हमारे सामने आएंगी हम आपको उसके बारे में भी आगाह रखेंगे। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।